सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस बेसिकली एक्सप्लेन करता है मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये जो पर्टिकुलर हाइपोथेसिस है इसको पीटर मिशेल ने प्रपोज किया था और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी चाहे क्लोरोप्लास्ट में हो उसको भी एक्सप्लेन करेगा और चाहे माइटोकॉन्ड्रिया में हो उसको भी एक्सप्लेन करेगा। तो मैं इसके बारे में जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करने लगा हूं। सो टॉपिक जो हमारा आज का है वो है कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दो तीन पॉइंट जो इसके बारे में हमें पता होने जरूरी है। सबसे पहला कि इट वाज प्रपोज्ड बाय, इसको सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय पीटर मिशेल। पीटर मिशेल पहली चीज। दूसरी चीज कि ये जो हाइपोथेसिस है ये एक्सप्लेन क्या करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? The pathway or hypothesis explains formation of ATP via ATP synthase complex। ATP synthase कॉम्प्लेक्स। अब एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स जो है वो हमें दो जगह पे देखने को मिलता है। पहला ये एम्बेडेड होता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के अंदर और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के केस में ये एम्बेडेड होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम नाम देते हैं क्रिस्टल। दोनों जगह पे फंक्शन कॉमन रहेगा एटीपी की फॉर्मेशन और एटीपी की फॉर्मेशन के लिए इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स को रिक्वायर्ड है एक प्रोटॉन का ग्रेडियंट। इट रिक्वायर्ड ए ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकती है ऑफ क्लोरोप्लास्ट और यही मेम्ब्रेन जो है हमारे पास हो सकती है इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की तो क्लोरोप्लास्ट में ये जो काम है पर्टिकुलरली ये मिलेगा हमें थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। और सेम चीज अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये हमें देखने को मिलेगा क्रिस्टल, क्रिस्टल जो भी इनर मेम्ब्रेन मानी जाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। सो अगर हम इस पाथवे को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो इसमें कुछ पॉइंट है जो हम लोगों को याद रखने हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, पहले तो उसको समझना जरूरी है। अगर से वी हैव दिस स्ट्रक्चर जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है क्लोरोप्लास्ट को, हम सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसके पास क्या है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इसके पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन है। तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी आउटर मेम्ब्रेन एज वेल एज इनर मेम्ब्रेन। अगर हम बात करें कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे के ऊपर स्टेक है, इन स्ट्रक्चर्स को नाम दिया जाता है थाइलाकोइड। इसको हमने नाम दिया सिंगल स्ट्रक्चर को थाइलाकोइड, थाइलाकोइड। और ये कंप्लीट यूनिट जो हमारे पास बनी इनकी स्टेकिंग से, इसे हमने नाम दिया एज ग्रेनम।
अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसको ग्रेनम बोला जाएगा, और अगर मल्टीपल ऐसे स्ट्रक्चर बना दिए जाए तो उसके लिए वर्ड यूज होगा ग्रेना, प्लूरल होगा ग्रेना। अब बेसिकली होता क्या है कि जो ये वाला पार्ट है जिसको मैंने नाम दिया ग्रेनम, ये एसोसिएटेड होता है लाइट रिएक्शन के साथ में। लाइट रिएक्शन जिसका प्राइम पर्पस क्या होगा कि हम लोग सनलाइट को यूटिलाइज करके वाटर की फोटोलिसिस करेंगे। वाटर की फोटोलिसिस से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको हम लोग साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो पाथवे रहेगा इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का, प्राइमरली जेट स्ट्रीम में। साइक्लिक के केस में हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे कि फोटोसिस्टम 1 की इन्वॉल्वमेंट होगी, नॉन साइक्लिक में फोटोसिस्टम 2 भी रहेगा और फोटोसिस्टम 1 की इन्वॉल्वमेंट भी रहेगी। तो बेसिकली ये जो पहला हमारे पास लाइट रिएक्शन है, इस लाइट रिएक्शन का पर्पस है कि इसके थ्रू हम लोग बना सके दो चीजें। एक हमें यहां से बनाना है एटीपी और दूसरा हमें इसके थ्रू बनाना है NADH। यहां से हमें बनाना है एटीपी और दूसरा हमें बनाना है NADPH। और इन दो सोर्स ऑफ एनर्जी को जो हमें मिली है लाइट रिएक्शन में, हम लोगों ने यूटिलाइज करना है एज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग डार्क रिएक्शन, जहां पे CO2 को चेंज किया जाएगा C6H12O6 हमें बनाना है वहां से ग्लूकोज। तो लाइट रिएक्शन में बेसिकली क्या हुआ, लाइट रिएक्शन में रेडिएंट एनर्जी को यूटिलाइज किया गया टू सिंथेसाइज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, इन द फॉर्म ऑफ NADPH। और ये ATP की फॉर्मेशन कैसे होगी उसको एक्सप्लेन करता है हमारा कैल्विन ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई कर दूं, अगर मैं इस एक स्ट्रक्चर को मैग्नीफाई कर दूं तो ये मुझे एक थाइलाकोइड जो है इसका स्ट्रक्चर नजर आ गया यहाँ पे सेपरेटली। अब थाइलाकोइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें एम्बेडेड है हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स, जैसे कि यहाँ पे एम्बेडेड है हमारे पास फोटोसिस्टम 2, यहाँ पे एम्बेडेड है हमारे पास फोटोसिस्टम 1। तो ये हुआ हमारे पास फोटोसिस्टम PS2 और ये हुआ हमारे पास फोटोसिस्टम 1। बीच में हमें यहाँ पे दिखाई देगा एक इलेक्ट्रॉन कैरियर का कॉम्प्लेक्स जिसको बोला जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। अब हुआ क्या, बेसिकली हमें ये जो पार्ट है हमारे थाइलाकोइड का सेंट्रल पार्ट, इसको नाम दिया जाता है ल्यूमन। कैविटी है एक थाइलाकोइड के अंदर और इस कैविटी के बाहर का जो स्पेस है इसको नाम दिया जाता है स्ट्रोमा। तो दो टर्म जो है हमें अच्छे से पता होनी जरूरी है, एक स्ट्रोमा और दूसरा इसमें जो कैविटी है जिसको हमने नाम दिया है ल्यूमन। हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस क्या है, इस ल्यूमन के अंदर, इस स्पेस के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना। अगर मैं यहाँ पे H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, दैट इज प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं और इस मेम्ब्रेन के बाहर जो स्पेस है, कौन सा स्पेस जिसको हमने नाम दिया है स्ट्रोमा, उसमें अगर ये प्रोटॉन कम है रिलेटिवली, तो हम कहेंगे कि इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, ग्रेडियंट ऑफ प्रोटॉन, और उसी ग्रेडियंट की एनर्जी को यूटिलाइज करके हम लोगों ने बनाने हैं एटीपी। तो कैसे बनेंगे एटीपी? सबसे पहले तो हमें ये पता होना जरूरी है कि ये जो ल्यूमन है, इस ल्यूमन में आप प्रोटॉन के ग्रेडियंट को कैसे अचीव करोगे, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन को कैसे अचीव करोगे। इसके लिए हमें तीन फैक्टर जो है कंसीडर करने पड़ेंगे। पहला फैक्टर जो हमारे पास है, फर्स्ट फैक्टर, वो है कि भाई प्रोटॉन जो यहाँ पे आएंगे वो आ सकते हैं ड्यू टू फोटोलिसिस ऑफ वाटर, H2O की
फोटोलिसिस होगी, फोटोन मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये स्प्लिट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स OEC प्रेजेंट होता है इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। का मतलब हुआ कि जो वाटर की स्प्लिटिंग होगी, वाटर की जो स्प्लिटिंग होगी वो होगी हमारे पास यहां पे, जिससे हमें मिलेंगे 4 हाइड्रोजन आयन, यहां से हमें मिलेंगे 4 हाइड्रोजन आयन, 4 हाइड्रोजन आयन के साथ में हम लोगों को मिलेंगे ऑक्सीजन और 4 ही मिलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो 4 हुए प्रोटॉन, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इवॉल्व हुआ और 4 हमारे पास आए इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन जो है ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज हो जाती है प्लांट की लीफ के थ्रू, और ये प्रोटॉन जो है क्योंकि बने हैं कहां पे, ल्यूमन वाली साइड में, तो ये प्रोटॉन यहां पे एक्युमुलेट होते रहेंगे इनसाइड द ल्यूमन ऑफ थाइलाकोइड। तो पहला फैक्टर जिसने प्रोटॉन के ग्रेडियंट को बनाया वो हमारे पास क्या है, वो है फोटोलिसिस ऑफ वाटर। दूसरा फैक्टर जो है हमारे पास उसको बोलते हैं PQ शिफ्टिंग। PQ शिफ्टिंग। अब ये PQ शिफ्टिंग क्या है? PQ शिफ्टिंग को समझने के लिए हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझना पड़ेगा। बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास जो रेडिएंट एनर्जी आई, वो रेडिएंट एनर्जी जब फॉल करेगी इस जगह पे, किसके पास में, फोटोसिस्टम 2 के पास में, तो रेडिएंट एनर्जी जो स्पेशल क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होंगे इस जगह पे, उनको क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा यहां से। इलेक्ट्रॉन जो है लूज हुए रिएक्शन सेंटर से, रिएक्शन सेंटर है स्पेशल क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल, और वो इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे इस पाथवे के अंदर जिसको हम नाम देते हैं हमारी जेट स्ट्रीम, जिसको नाम जाता है जेट स्ट्रीम। अब जेट स्ट्रीम में होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे क्लोरोफिल से, रिएक्शन सेंटर से, उनको रिप्लेस कर देंगे ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि कहां से आए हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। और जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो ये अपने साथ में कुछ हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन को कहां पे लेके चले जाएंगे, स्ट्रोमा वाली साइड पे। प्रोटॉन कहां पे चले जाएंगे, स्ट्रोमा वाली साइड में। तो मुझे एक प्रोटॉन को भी क्या करना है, ल्यूमन के अंदर लेके आना है। उसके लिए 2 मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कैरियर, एक है हमारे पास यहाँ पे PQ प्लास्टोक्विनोन और एक है यहाँ पे PC प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोक्विनोन और प्लास्टोसाइनिन में मेन पॉइंट जो हमें याद रखना वो क्या कि प्लास्टोक्विनोन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर नहीं है, प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन आयन का एक्सेप्टर है। तो जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस पाथवे में गए थे, वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, इस जगह पे हमारे पास प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा जो कि है थियोफाइटिन। थियोफाइटिन के पास जाएंगे और थियोफाइटिन से जब ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ में कुछ हाइड्रोजन आयन को क्या करेगा, पास करा देगा, एंट्री करा देगा इसके अंदर, ल्यूमन के अंदर। तो पहला फैक्टर फोटोलिसिस जिसने हाइड्रोजन आयन को क्रिएट किया, दूसरा फैक्टर स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन को एंटर कराया इनसाइड द ल्यूमन, किसने, प्लास्टोक्विनोन ने। साइकिल को नाम दिया मैंने PQ शिफ्टिंग, PQ साइकिल। और तीसरा फैक्टर जो है हमारे पास वो ऑपरेट करेगा, थर्ड फैक्टर वो ऑपरेट करेगा हमारे पास आउटसाइड द थाइलाकोइड। आउटसाइड मतलब स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा के अंदर क्या होगा, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है FN, we have a complex as FNR complex। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स होगा यहाँ पे जिसको बोलते हैं FNR कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन की यूटिलाइजेशन। तो एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली 3 फोर्सेस ऑपरेट करते हैं। 2 फैक्टर जो कि ल्यूमन के अंदर H पॉजिटिव को इंक्रीज कराते हैं, ये वाला फैक्टर ल्यूमन में इंक्रीज करा रहा है हाइड्रोजन आयन को,
ये वाला फैक्टर भी इंक्रीज करा रहा है हाइड्रोजन आयन को, और ये वाला जो फैक्टर है जिसके अंदर फेरिडोक्सिन NADPH रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, जितने भी प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट थे यहाँ पे इस स्पेस के अंदर स्ट्रोमा के अंदर, उन प्रोटॉन का अपटेक कराएगा टू फॉर्म NADPH। कैसे? अगर हमारे पास NAD पॉजिटिव है तो इसको NADPH में चेंज कराएगा। कैसे? इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास इस पाथवे को फॉलो करते हुए यहाँ तक जाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगी यहाँ पे जाके, और इलेक्ट्रॉन के साथ में ऐड होगा हमारे पास हाइड्रोजन आयन। सो दो फैक्टर ने इंक्रीज कराया इनसाइड द हाइड्रोजन आयन को, एक फैक्टर ने क्या किया, उनको डिक्रीज कराया आउटसाइड द थाइलाकोइड। तो बेसिकली हमने एक ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया। हम लोगों ने इस मेम्ब्रेन के इनर कंपार्टमेंट में प्रोटॉन को इंक्रीज कर दिया और बाहर के प्रोटॉन को डिक्रीज कर दिया, जिससे हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ एक ग्रेडियंट। अब इस ग्रेडियंट को हम यूज कैसे करेंगे, इस ग्रेडियंट को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो अगर मैं कहूं कि भाई हमारे पास ये एक थाइलाकोइड है, ये हमारे पास एक थाइलाकोइड है, और ये थाइलाकोइड का इनर पार्ट उसका ल्यूमन है। तो ल्यूमन में अब हुआ क्या, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है। प्रोटॉन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, और बाहर का जो स्पेस है वहां पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या है, रिलेटिवली लो है। तो मैं कहूंगा इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक ग्रेडियंट क्रिएट हो चुका है प्रोटॉन का, और इस ग्रेडियंट को अब यूज करना है किसने, एक कॉम्प्लेक्स ने, जिसको नाम दिया जाता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसको नाम दिया जाता है एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है उसको बोला जाता है F0, क्लोरोप्लास्ट में है तो CF0, और ये जो प्रोड्यूस करता है इसे बोलते हैं CF1, F1 पार्टिकल। ये प्रोटॉन जो यहाँ पे बने हैं, क्रिएट हुए हैं, ये प्रोटॉन इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास करेंगे, और इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू पास होने से जो एनर्जी हमें मिलेगी उसको ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को आपस में जोड़कर हमें बनाया जाएगा यहाँ पे ATP, उससे बनाया जाएगा ATP। तो जो फॉर्मेशन हुई है ATP की, ये फॉर्मेशन हमारे पास हुई है ड्यू टू द डिफरेंस इन ग्रेडियंट। जिस ग्रेडियंट को क्रिएट कराया था हमारे पास केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस के थ्रू, तीन फैक्टर थे, दो फैक्टर जो कि इंटरनली ऑपरेट हुए थे, एक फैक्टर जो कि बाहर की तरफ ऑपरेट हुआ था। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है, इस कॉम्प्लेक्स को अगर थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए तो एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स बेसिकली ये हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है थाइलाकोइड की, और इसमें हमारे पास होंगी कुछ C सब यूनिट्स, इसमें होंगे हमारे पास 12 to 14 C सब यूनिट्स, और यहाँ पे होगी एक गामा सब यूनिट, एक गामा सब यूनिट, और यहाँ पे हमारे पास होंगी 6 सब यूनिट जिनको अल्फा बीटा हम नाम देते हैं। सो वी हैव टोटल 6 सब यूनिट जिनको हम नाम देते हैं अल्फा बीटा। ऑल्टरनेट वे में ये प्रेजेंट होती है अल्फा बीटा एंड बीटा, और यहाँ पे प्रेजेंट है एक टनल, इससे क्या पे प्रेजेंट है एक प्रोटॉन की टनल। तो हुआ क्या कि जो प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट थे, जो प्रोटॉन हमारे पास प्रेजेंट थे ल्यूमन में, वो प्रोटॉन एंटर करेंगे इसके थ्रू, टनल के थ्रू यहाँ पे, और ये सेंट्रल पार्ट जो है जिसको नाम दिया हम लोगों ने गामा सबयूनिट, ये रोटेट होगा। रोटेट होने से कॉम्प्लेक्स जो है उसमें 360 डिग्री का टर्न लेना है। पहले हाइड्रोजन आयन ने 120 डिग्री पे रोटेट कराया, दूसरे हाइड्रोजन आयन ने फर्दर 120 डिग्री पे रोटेट कराया, और तीसरे हाइड्रोजन आयन ने फर्दर 120।
पहला हाइड्रोजन आयन, दूसरा हाइड्रोजन आयन और तीसरा हाइड्रोजन आयन जब पास करेंगे तो ये कंप्लीट 360 डिग्री की रोटेशन देगा और इस रोटेशन से जो एनर्जी मिलेगी उसी एनर्जी को यूज किया जाएगा एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी को बनाने के लिए। तो जो एटीपी की फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है उसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम देंगे, क्योंकि फोटोन की एनर्जी को, सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज किया गया था टू बिल्ड दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट। और क्योंकि एडीपी के साथ में फॉस्फेट ऐड हुआ है तो नाम दे दिया फॉस्फोराइलेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज फॉस्फोराइलेशन, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तीन तरीके से हो सकती है, फोटोफॉस्फोराइलेशन जहां पे सनलाइट को यूज किया जाएगा, दूसरी हो सकती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, रिडॉक्स पोटेंशियल को यूज किया जाएगा प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनाने के लिए, और तीसरी हमारे पास होती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जो कि हमें ग्लाइकोलिसिस में देखने को मिलती है। सो विद दिस आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे। बाकी जो इसका डिटेल है, हमारे पास जो जेट स्किन थी उसके अंदर कौन कौन से प्राइमरी एक्सेप्टर होंगे इलेक्ट्रॉन के, कैरियर कौन होगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्सेप्ट होगा, क्या रीजन रहेगा कि साइक्लिक जो है वो ऑपरेट हुई नॉन साइक्लिक से, जो उसका शिफ्ट है साइक्लिक में वो क्यों हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो थैंक यू सो मच।